इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग और रिलेटिवली सिंपल टॉपिक है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की तुलना में। ठीक है, देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स, वाई और जेड होते हैं। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि मैंने पिछले टर्म पे आप लोगों को पढ़ाया था, उसमें कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, आर, थीटा और फाई होते हैं। अब आज हम लोग सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग कोऑर्डिनेट लेते हैं आर, थीटा एंड जेड। यानी इसमें बाकी की ये जो दोनों कोऑर्डिनेट हैं ये तो ठीक है, तीसरा जो कोऑर्डिनेट है ये जेड एक्सिस है। ये वही जेड एक्सिस है जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है। तो ज्यादातर आप लोगों को फोकस इन्हीं दोनों कोऑर्डिनेट्स को समझने में देना पड़ेगा, क्योंकि तीसरा जो है वो जेड एक्सिस ही होता है सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। लेकिन आप इसका मतलब ये मत समझ लीजिए कि ये जो आर है ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला ही आर है, नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। और ये जो यहाँ पे जो थीटा है और जो यहाँ पे थीटा है उसमें भी डिफरेंस होता है। एक्चुअल में जो यहाँ पे जो फाई है, जो एजीमुथल एंगल है, वो यहाँ पे थीटा होता है, जबकि ये जो थीटा है वो थीटा यहाँ पे वो दूसरा चीज है, जो कि अभी मैं आप लोगों को डायग्राम से समझाता हूं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन द सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वी डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट पी इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट आर, थीटा एंड जेड। तो पहले हम लोग कोऑर्डिनेट समझ लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है कि एक सिलेंडर बना हुआ है। तो कुछ देर के लिए पहले सिलेंडर को भूल जाइए। देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक एक्सिस है एक्स, वाई और ये जेड एक्सिस है। जितना मैं दिखा रहा हूँ केवल उतना ही देखने की कोशिश करिएगा। तो एक्स, वाई, जेड दिखाई दिया। मान लीजिए स्पेस में कोई पॉइंट यहाँ पे पी है। तो ये जो पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स, वाई, जेड। और ये कैसे निकलेगा, इस पॉइंट पी से हम तीनों एक्स, वाई, जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके जो ओरिजिन से डिस्टेंस आएगा वही एक्स, वाई, जेड हो जाएगा तीनों एक्सिस पे। ये तो समझ में आया। और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर लेते तो क्या निकलता, आर, थीटा और फाई। तो आर वहां पे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो आर होता है वो ओरिजिन यानी ओ से उस पॉइंट की दूरी होती है। और ये जो दूरी होती है आर, ये वर्टिकल एक्सिस जेड से जो एंगल बनाता है वो होता है थीटा। जबकि यहां पे कहानी कुछ अलग है। यहां पे ये जो पॉइंट पी है इसका जेड एक्सिस से जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो होता है, ओरिजिन से नहीं लीजिएगा। सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी से सीधे आप जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। जेड एक्सिस पे मैं बोल रहा हूं, तो जो डिस्टेंस आएगा वो होता है आर। बात समझ में आया। वही यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, आर क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम जेड एक्सिस। किसी पॉइंट से नहीं बोला जा रहा है, एक्सिस से बोला जा रहा है। ये जो पूरा जेड एक्सिस है, इस जेड एक्सिस से इसका डिस्टेंस है। तो किसी भी एक्सिस से जब डिस्टेंस निकालना होता है तो सीधे उस पॉइंट से उस एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो वो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, यानी जेड एक्सिस और आर के बीच में ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। अब थीटा क्या है, थीटा जो होता है वो जो पॉइंट पी है और जो जेड एक्सिस से इस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस आर है, वो आर जो है वो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है वो थीटा होता है। तो अब आप कहेंगे यहाँ पे एक्स एक्सिस दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसीलिए इस एक्सिस को मैं ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पे लाया हूँ। इस P पे ये जो मैं छोटा सा लाइन खींचा हूँ, ये एक्चुअल में ये एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है। देखिए ये एक्स एक्सिस इधर जा रहा है, तो ये जो R है ये एक्स एक्सिस से जो ये जो एंगल बनाएगा वो होता है थीटा। अब इसी पूरे सिमेट्री को, इसी पूरे डायग्राम को आप एक काम करिए, यहाँ एक्स वाई प्लेन पे लेके आइए। तो चलिए इस पॉइंट P को मैं एक्स वाई प्लेन पे लाता हूं, यानी इस पॉइंट P को मान लीजिए कोई गेंद है। इस गेंद को आप जब छोड़ेंगे तो वो सीधे इस एक्स वाई प्लेन में कहां पे गिर के आएगा, Q पे। चलिए अब हम Q पे आ गए तो ठीक है। अब O से, अब यहाँ चूंकि एक्स एक्सिस, ये जो जेड एक्सिस है ये O पे है, तो यहाँ से ये जो दूरी है ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। और ये एक्स एक्सिस से ये R जो एंगल बनाएगा, जो R वेक्टर एंगल बनाएगा वो हो जाएगा थीटा। तो दो कोऑर्डिनेट मिल गए ना, R, थीटा। और तीसरा कोऑर्डिनेट क्या होता है, जेड। तो यहाँ ये पॉइंट P है, तो यहाँ ये O से यहाँ इस पॉइंट P, यानी यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है ये हो जाएगी जेड। तो तीनों कोऑर्डिनेट आपको मिल गए। ज्योमेट्री मैंने आपको समझा ही दिया। ये देखिए यहाँ एक्स वाई प्लेन के लंबवत जो एक्सिस जा रहा है वो जेड एक्सिस है, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप होता है।
क्लियर हो गया। और यहाँ जो पॉइंट टी था, इस टी पे ये लाइन में बस इसीलिए बनाया था क्योंकि आपको एक्स एक्सिस का रेफरेंस यहाँ पे मिल सके। तो ये अगर आर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसी आर के डायरेक्शन में ही आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो जो आपको डायरेक्शन मिलेगा वो आर कैप का मिलेगा। और ये एंगल जो थीटा, आप थीटा के डायरेक्शन में यहाँ देखिए, थीटा इसको कैसे ले जा रहा है, थीटा इसको ऐसे ले जा रहा है, तो ये थीटा के ही डायरेक्शन में यहाँ पे आप चले जाएंगे तो यहाँ इस पॉइंट पी पे ये इस डायरेक्शन में थीटा कैप मिलेगा। यानी ये थीटा कैप और ये जो आर कैप है ये दोनों परपेंडिकुलर है, इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ठीक, तो ये यहाँ की ज्योमेट्री समझ में आ गई। अब यहाँ नीचे आते हैं, इसी का प्रोजेक्शन, P का प्रोजेक्शन यहाँ Q पे आ गया। अब Q से आप यहाँ पे परपेंडिकुलर x एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट S मिलेगा। O से S तक की दूरी y एक्सिस पे क्या हो जाएगी, y। इसी प्रकार पॉइंट Q से आप परपेंडिकुलर x एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ R मिलेगा और O से R तक की दूरी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। क्लियर हो गया। इनकी अभी हमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम क्या पहले पढ़ेंगे, पहले हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ेंगे। ये एक ही लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक ही लेक्चर में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, बेसिस वेक्टर एंड लाइन, वॉल्यूम एंड एरिया एलिमेंट भी पढ़ लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसका ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम जेड एक्सिस। थीटा क्या है, एजिमुथल एंगल। ध्यान रहे यहाँ पे जो आर है और यहाँ पे जो थीटा है वो स्फेरिकल पोलर के आर थीटा से अलग है। ठीक है, खैर तीसरा कोऑर्डिनेट तो खैर एकदम ही अलग है। ये जो दोनों कोऑर्डिनेट आपको दिखाई दे रहा है ये अलग है, भले ही सिंबल सेम हो पर अलग कैसे हैं ये आप लोग समझ चुके हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालने के लिए। तो द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड एंड सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा जेड इज गिवन बाय। तो चलिए एक्स वाई जेड और आर थीटा जेड के बीच में जो रिलेशन आएगा उसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का नाम देंगे। तो सबसे पहले एक्स में निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये आपको जो एक बन रहा है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनस यानी कर्ण हो गया। तो आपको O से R क्या है, ओ आर है इक्वल टू एक्स, और वो x क्या आएगा, वो आएगा r cos थीटा। तो पहला इक्वेशन आपको यहीं पे मिल गया, यानी x इक्वल टू r cos थीटा, पहला ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ये O से S, देखिए O से S क्या है, यहाँ पे O से S या R से Q। तो R से Q अगर इसी ट्रायंगल में निकालेंगे तो वो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा r sin थीटा, और z इक्वल टू क्या है, z इक्वल टू तो z ही है। तो ये तीनों ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मैं आपको यहीं पे समझा दिया। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए नोट्स में, यहाँ पे x बराबर क्या आएगा, r cos थीटा आएगा। आप ज्योमेट्री से ये सब मैच करा लीजिएगा। और यहाँ पे आप आएंगे y इक्वल टू, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, r sin थीटा हो जाएगा। बाई ज्योमेट्री आप जाके देख लीजिएगा कौन किसके बराबर है, कैसे है। ठीक, और z इक्वल टू z। तो ये तीनों ट्रांसफॉर्मेशन, मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूं ताकि वीडियो बहुत लंबा न बने, क्योंकि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो उसको मैं 3 पार्ट में आप लोगों को पढ़ाया था तोड़ के। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अलग, बेसिस वेक्टर अलग, और जो एलिमेंट्स हैं, तीनों एलिमेंट्स जो होते हैं लाइन, वॉल्यूम एंड सरफेस एलिमेंट, वो मैंने अलग पढ़ा दिया था। तीनों अलग अलग होने के कारण तो वो ठीक है, वो मैनेज हो गया था, पर यहाँ तीनों एक ही में पढ़ाएंगे इसलिए थोड़ा सा फास्ट जाना पड़ेगा। और जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, अगर आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का तीनों पार्ट देखे हैं तो आपको ये जो लेक्चर है वो आपको बिल्कुल एकदम हवा की तरह एकदम क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, मतलब उसकी तुलना में ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और आप लोग समझ भी रहे होंगे ये। तो अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा मतलब इसका दूसरा पार्ट, मतलब अभी आपने एक्स वाई जेड का मान निकाला आर थीटा और जेड के टर्म्स में। अब हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग उल्टा इसका करेंगे, आर थीटा और जेड निकालेंगे एक्स वाई जेड के टर्म्स में। तो इसके लिए कुछ करना नहीं है, पहले और दूसरे इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहां से ये आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1 बराबर आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक इक्वेशन ये आ गया। दूसरा हमें थीटा को निकालना है, तो एक काम करिए, दूसरे इक्वेशन को पहले में भाग दे दीजिए, यानी आर साइन थीटा बटे और cos थीटा बराबर वाई बाई एक्स। तो यहाँ से ये tan थीटा बराबर वाई बाई एक्स, तो थीटा बराबर tan इनवर्स वाई बाई एक्स रहेगा। हालांकि ये इक्वेशन वहां स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी इसी तरह का आया था। ये आ गया, और बाकी जेड तो जेड बराबर तो जेड ही है, वो तो उसमें कुछ करना ही नहीं है। तीसरा एक्सिस बिल्कुल सिंपल हो गया है। अब यहाँ पे रेंज देख लीजिए, जो आर है उसका रेंज क्या होता है, 0 टू इनफाइनाइट। थीटा का रेंज क्या होता है, 0 से 2 पाई, और जबकि जेड का रेंज क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होता है जेड का रेंज।
और एक नोट में पॉइंट याद रखेंगे कि सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आर यूजफुल व्हेन सिमेट्री, यानी प्रॉब्लम की सिमेट्री अगर सिलेंड्रिकल टाइप की है तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है बहुत हेल्पफुल होता है। आगे बढ़ते हैं बेसिस वेक्टर निकालने के लिए। बेसिस वेक्टर का मतलब वही जो कोऑर्डिनेट अगर r है, थीटा है और z है, तो r के दिशा में यूनिट वेक्टर, हालांकि इसको यूनिट वेक्टर ना बोल के बेसिस वेक्टर बोला जाता है, तो r के दिशा में बेसिस वेक्टर r कैप, थीटा के दिशा में थीटा कैप और z के दिशा में z कैप जो कि k कैप ही आएगा। तो इसका तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बस हमें r कैप और थीटा कैप निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले r वेक्टर को लिख लीजिए। तो r वेक्टर लिखेंगे तो बिल्कुल सिंपल, यहां से आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, बिना डायग्राम का भी आप समझ जाएंगे। यहाँ पे देखिए आर वेक्टर आप निकाल लेंगे पैरेललोग्राम लॉ से, तो यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। समझ में आया? तो सिंपल बिल्कुल यहाँ से आर वेक्टर हो जाएगा, ये देखिए कहाँ पे गया हम लोग, हाँ यहाँ पे, हाँ तो आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब इस एक्स क्या है ओ आर और वाई क्या है ओ एक्स। अब यहां से ओ आर की वैल्यू यानी x बराबर अभी अभी हम लोग निकाले हैं, कितना निकाले हैं r cos थीटा, तो r वेक्टर बराबर r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप, ये y का मान है। x y अभी भी निकाले हैं ना, देखिए यहाँ पे ये जो है इस वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, तो यहां से r कॉमन ले लीजिए तो ये r वेक्टर बटे r आ जाएगा। अब किसी भी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से भाग देते हैं तो क्या बचता है, यूनिट वेक्टर बचता है, और इसी यूनिट वेक्टर को हम लोग यहाँ बेसिस वेक्टर पढ़ रहे हैं। तो r कैप बराबर क्या बन जाएगा, cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप। तो ये पहला बेसिस वेक्टर बन गया। अब दूसरा वेक्टर हमें थीटा कैप निकालना है। तो एक बात याद रखिए, यहाँ पे डायग्राम में आइए कि अगर r कैप, जैसे ये देखिए इसी r के दिशा में हम लोग बढ़े तो हमें क्या मिला, r कैप मिला। अब थीटा के दिशा में यहां से देखिए थीटा इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, तो इस दिशा में हम लोग बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, थीटा कैप। यानी आर कैप और थीटा कैप जो है वो एक ही प्लेन में है, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं, इसी डायरेक्शन में निकलेंगे तो ये आर कैप और ये थीटा इसको इस डायरेक्शन में घुमा रहा है, तो यहाँ पे स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट बनाएंगे तो वो यहाँ इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये थीटा कैप और आर कैप के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो हम लोग आर कैप तो निकाल ही लिए हैं, तो थीटा कैप निकालने के लिए काम करते हैं, जो आर कैप वाला इक्वेशन आया है बेसिस वेक्टर वाला, उसी में थीटा को हम लोग थीटा प्लस 90 डिग्री से रिप्लेस कर देते हैं। तो जैसे ही थीटा प्लस 90 डिग्री से रिप्लेस करेंगे तो आर कैप के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे जो यूनिट वेक्टर है वो निकल जाएगा, बेसिस वेक्टर जो है वो निकल जाएगा, और वही बेसिस वेक्टर हमारा क्या है, थीटा कैप है। तो चलिए बस कुछ करना नहीं है, उसी इक्वेशन में हम लोग इसको उसी इक्वेशन से निकाल लेंगे, क्योंकि द यूनिट वेक्टर थीटा कैप इज परपेंडिकुलर टू आर कैप। तो सेम ये आर कैप वाले इक्वेशन में थीटा के जगह थीटा प्लस 90 डिग्री जैसे ही रखेंगे तो ये हमारा आर कैप ना होके क्या हो जाएगा, थीटा कैप हो जाएगा। और ये आप लोग जानते हैं cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा एंड साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो यहाँ से ये थीटा कैप भी आ गया, और तीसरा बेसिस वेक्टर जेड कैप बराबर के कैप, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो ये तीनों बेसिस वेक्टर भी हमने यहाँ पे निकाल लिया। एक चीज याद रखिएगा, ये जो तीनों बेसिस वेक्टर्स हैं, यानी ये जो यूनिट वेक्टर्स या यहाँ बेसिस वेक्टर्स आप लोग लिख लीजिएगा, बेसिस वेक्टर, हालांकि यूनिट वेक्टर भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, ये ऑर्थोगोनल होते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो होंगे ही होंगे, ठीक है। ये जैसे आर कैप इस दिशा में जा रहा था, देखिए मैं यहाँ पे बना आर कैप इस दिशा में जा रहा था, थीटा कैप इस दिशा में जा रहा था, ये देखिए ये आर कैप ये थीटा कैप, एंगल कितना बन रहा था, 90 डिग्री, और के कैप यानी जेड एक्सिस के लंबवत, ये लंबवत ऊपर की ओर जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये इमेज रियलाइज जरा हो रहा होगा। देखिए यहाँ से ये वाला ये 90 डिग्री, ये क्या है, ये के कैप है। तो ये ऑर्थोगोनल और म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी है, ठीक है ना। आर कैप, थीटा कैप और के कैप ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक। ये थीटा कैप और आर कैप एक प्लेन में है, जबकि ये के कैप जो है ये इन दोनों के परपेंडिकुलर लंबवत ऊपर की ओर है प्लेन में, नीचे की ओर भी जा सकता है, ऐसा नहीं है, माइनस लेंगे तो नीचे की ओर भी जाएगा माइनस के कैप। बट मैं बस ये कहना चाहता हूं कि आर कैप और थीटा कैप एक प्लेन में है, और जो के कैप है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये आप समझ में गए होंगे, और इनका क्रॉस प्रोडक्ट वही ऑर्थोगोनल होने का मतलब यही होता है कि साइक्लिक क्रम में, जैसे आर के बाद थीटा, तो आर कैप क्रॉस थीटा कैप क्या आ जाएगा, तीसरा वेक्टर के कैप। उसी प्रकार थीटा के बाद क्या आएगा, थीटा के बाद आएगा के कैप, तो थीटा कैप क्रॉस के कैप क्या आएगा, आर कैप।
और फिर के कैप क्रॉस आर कैप क्या आएगा, थीटा कैप आएगा। साइक्लिक क्रम में इनको हम लोग निकालेंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे आई कैप, जे कैप और के कैप में हम लोग निकालते हैं। आई कैप क्रॉस जे कैप क्या आता है, के कैप। जे कैप क्रॉस के कैप क्या आता है, आई कैप। और के कैप क्रॉस आई कैप क्या आता है, जे कैप आता है। साइक्लिक क्रम में अगर साइकिल अगर टूट गया, अगर साइक्लिक क्रम नहीं हो पाया तो फिर वहां निगेटिव आ जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, हम लोग लाइन, वॉल्यूम एंड सरफेस एलिमेंट्स भी निकाल लेते हैं। ठीक है, लाइन, वॉल्यूम एंड सरफेस यानी एरिया एलिमेंट। तो देखिए द एलिमेंट्री आर्क लेंथ इन आर्क कैप के डायरेक्शन में। तो देखिए जैसे आर अगर ये डायरेक्शन है तो आर के डायरेक्शन में ही कोई आप आर्बिट्रेरी डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो वो क्या आएगा, डी आर ही आएगा। तो आर कैप के दिशा में जो एलिमेंट्री आर्क आएगा वो क्या आएगा, डी आर आएगा। थीटा कैप के दिशा में क्या आएगा, आर इंटू डी थीटा। कैसे, सुनिए, ये था हमारा आर वेक्टर। देखिए यहाँ पे ये क्या था, आर वेक्टर। और ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा था, थीटा। ये थीटा बना रहा था ना। अब ये जो पॉइंट पी है इसको मैं थीटा के ही दिशा में, थीटा की दिशा में मतलब इसी दिशा में घुमा देता हूं थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं आ गया क्यू पे। तो अब यहाँ से ये वेक्टर, ये भी आर है, सॉरी ये आर है, ये आर, ये भी आर है। तो ये थीटा से मैं यहाँ इसको घुमा दिया डी थीटा, डी थीटा। और ये आर आर, तो ये जो थीटा के डायरेक्शन में जो आर्क लेंथ है वो पी क्यू, वो कितना आएगा, एक फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, यानी डी थीटा इज इक्वल टू आर्क, ये पी क्यू बटे रेडियस कितना है, आर। तो पी क्यू बराबर क्या आ गया, आर इंटू डी थीटा। ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बहुत अच्छे से समझाया हूं, खैर यहाँ पे भी अच्छे से समझा ही दिया। यानी थीटा के ही डायरेक्शन में जो एलिमेंट्री आर्क लेंथ आएगा, ये चाप की लंबाई, वो कितना आएगा, आर इंटू डी थीटा आएगा। क्लियर। थीटा के डायरेक्शन में, आर का डायरेक्शन तो इधर चला जाता बाहर, थीटा का डायरेक्शन ये इधर जा रहा है, इसीलिए आर इंटू डी थीटा आया। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पे जेड के डायरेक्शन में। तो जेड के डायरेक्शन में तो डी जेड ही होगा, ऊपर का डायरेक्शन ये जेड का है, तो उसी डायरेक्शन में आप बढ़ाएंगे तो डी जेड ही आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया। अच्छा, जिसको ये नहीं समझ में आएगा ना, मैं एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग जाके स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो बेसिस वेक्टर वाला लेक्चर है, इससे जस्ट दो लेक्चर पीछे, एक लेक्चर पीछे, वहां पे आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा स्फेरिकल पोलर। उसको देखकर ही आप लोग ये वीडियो देखिएगा। अब हम लोग लाइन एलिमेंट लिखते हैं। तो लाइन एलिमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखते हैं डीएल वेक्टर, क्या लिखते हैं, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो बस यहाँ पे भी लिख दीजिए। तो यहाँ पे डी एक्स मतलब आर कैप के डायरेक्शन में, ये डी आर, आर कैप, थीटा कैप के डायरेक्शन में आर इंटू डी थीटा, तो आर इंटू डी थीटा, थीटा कैप। यहाँ डी जेड, तो डी जेड इंटू के कैप। बन गया ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये अलग अलग तीनों डायरेक्शन में था, तीनों को ऐड कर दीजिए तो लाइन एलिमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वॉल्यूम एलिमेंट निकालने के लिए। देखिए लाइन एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में। वॉल्यूम एलिमेंट निकालना है तो वॉल्यूम तो स्केलर होता है, तो स्केलर निकालने के लिए स्केलर वाले में हम लोग सीधे क्या करते हैं, तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो डी डी आर, आर इंटू डी थीटा इंटू डी जेड, तो ये बन गया वॉल्यूम। जैसे उसमें नहीं होता कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में dv इक्वल टू dx इंटू dy इंटू dz होता है ना, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी ये हो गया। अब आते हैं एरिया एलिमेंट पे। एरिया एलिमेंट ही सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सरफेस एरिया, क्योंकि एरिया में हमें केवल दो ही कोऑर्डिनेट को शामिल करना पड़ता है ना। अब जैसे यहाँ पे देखिए, एक निकाल के यहाँ पे दिखा देंगे, समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो यहाँ पे मैं छोटा सा एरिया लेता हूँ एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स वाई प्लेन में मैं छोटा सा ये एरिया लिया। कोई मान लीजिए ईंट है, वो एक्स वाई प्लेन में रखा है, तो इसका मान लीजिए ये वाला कोऑर्डिनेट dx है और ये वाला क्या है dy। तो इसका एरिया स्केलर फॉर्म में निकालेंगे तो कितना आएगा, dx इंटू dy स्केलर फॉर्म में। लेकिन जब इसी एरिया का वेक्टर बनाएंगे तो आपको पता है एरिया का वेक्टर जो होता है वो उस एरिया के परपेंडिकुलर बाहर की ओर ऊपर की डायरेक्शन में होगा। तो ये किस एक्सिस में जा रहा है, जेड एक्सिस में। तो स्केलर में तो ठीक है dx इंटू dy, लेकिन इसको वेक्टर फॉर्म में इस एरिया को लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, एक्स वाई प्लेन के लंबवत कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस के लंबवत क्या जाता है, ठीक है। समझ में आया। तो इसी प्रकार इसको हम लोग तुलना करते करते यहाँ पे देखिए, यानी तीन कोऑर्डिनेट है आर, थीटा और क्या है, जेड। तो अगर आर कांस्टेंट रहे और थीटा जेड वेरिएबल रहे तो एरिया क्या बनेगा, एरिया बनेगा ये आर इंटू डी थीटा थीटा कैप इंटू डी जेड इंटू के कैप। तो यहाँ पे देखिए आर इंटू डी थीटा डी जेड बाहर निकल गया है, यहाँ पे क्या बचा, थीटा कैप क्रॉस के कैप। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, ये अभी अभी मैंने आपको बताया, थीटा कैप क्रॉस के कैप निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आर कैप।
और आर कैप इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। भाई समझ पा रहे हैं कि नहीं? इसी पे एक बार वापस आइए तो यहाँ पे देखिए ये एक्स वाई जेड था, ये हमने ये एक छोटा सा एरिया लिया था, ये dx था और ये y वाला क्या था dy, लंबाई और चौड़ाई। तो ये dx का dx ये i कैप x के दिशा में क्रॉस यहाँ पे dy और y के दिशा में यहाँ j कैप, तो ये dx इंटू dy और यहाँ पे ये i कैप क्रॉस j कैप आया। तो i कैप क्रॉस j कैप वो क्या आता है k कैप आता है, और k कैप इन दोनों के लंबवत यहाँ x के दिशा में i कैप, y के दिशा में j कैप और z के दिशा में k कैप। तो दोनों के यहाँ पे लंबवत, इस प्लेन के लंबवत ऊपर की ओर जो डायरेक्शन होगा वो k कैप का होगा। तो यही है ना, एरिया वेक्टर जो होता है ना वो सरफेस के, उसका डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की ओर होता है। बाहर की ओर मतलब जैसे कोई क्लोज्ड सरफेस हो तो बाहर की ओर जाएगा, लेकिन लंबवत परपेंडिकुलर जाएगा, इस प्लेन पे ये परपेंडिकुलर। तो इसीलिए तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लिया जा रहा है, क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट से जो तीसरा वेक्टर आता है वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे ये जो आर कैप आया वो थीटा कैप और के कैप दोनों के परपेंडिकुलर है। तो ये पहला एरिया हो गया। इसी प्रकार दूसरा एरिया में मान लीजिए थीटा कांस्टेंट हम ले लेते हैं, तो अगर थीटा कांस्टेंट लेते हैं तो आर और जेड वेरिएबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आर के दिशा में क्या होगा, डी आर इंटू आर कैप क्रॉस डी जेड इंटू के कैप। अब यहाँ पे डी आर और डी जेड तो बाहर आ गया, यहाँ आर कैप क्रॉस के कैप। अब ये साइक्लिक क्रम टूट गया, आर कैप के बाद आना चाहिए था थीटा कैप, लेकिन ये के कैप आ गया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे बस माइनस आ जाएगा और आर क्रॉस के क्या आ जाएगा, थीटा कैप। और थीटा कैप इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। नेक्स्ट है जेड, यानी एक बात ध्यान दीजिए, जैसे ये देखिए ये जो एरिया है ना, ये एरिया ये बताता है कि इसका मैग्नीट्यूड आर और जेड प्लेन में है, जबकि इसका डायरेक्शन थीटा के प्लेन में है, थीटा कैप के प्लेन में। इसी प्रकार ये वाला एरिया क्या बताता है कि इस एरिया का मैग्नीट्यूड थीटा और जेड वाले प्लेन में है, जबकि उसका वेक्टर उसके परपेंडिकुलर किस प्लेन में जाएगा, आर कैप वाले प्लेन में जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे dx इंटू dy और यहाँ k कैप लिखा हो तो ये बताएगा कि एरिया जो है, जो एरिया का मैग्नीट्यूड, जो परिमाण है वो एक्स वाई प्लेन में है, तो उसका डायरेक्शन जेड एक्सिस वाले डायरेक्शन में है। इसी प्रकार यहाँ पे अगर z कांस्टेंट है तो r थीटा वेरिएबल हो जाएंगे, तो r वाले में dr इंटू आर कैप क्रॉस ये थीटा वाले में r इंटू डी थीटा इंटू थीटा कैप, तो यहाँ r इंटू डी आर इंटू डी थीटा और यहाँ r कैप क्रॉस थीटा कैप। तो r और थीटा, r के बाद थीटा आता है, ठीक सही बात। तीसरा कौन बचा, k कैप, तो यहाँ k कैप आ जाएगा। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इस एरिया D3 एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वो r और थीटा वाले प्लेन में है एरिया, यानी जो क्षेत्रफल जो एरिया बना है वो r और थीटा वाले प्लेन में बना है, और उसका डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस के डायरेक्शन में है, जो कि आर और थीटा दोनों के परपेंडिकुलर है। तो ये हो गया एरिया वेक्टर, और यहां से हम लोग ये पूरा लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। तो इस सेगमेंट में हमने पूरा सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम समझा। उसमें हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, बेसिस वेक्टर और उसका आर्क लेंथ, लाइन एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट एंड सरफेस एलिमेंट यानी एरिया एलिमेंट कैसे निकाला जाता है वो हमने सीखा। ठीक, तो आई होप आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। इसके न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू टाइप पैटर्न क्वेश्चंस और जो बाकी सब जो बच रहे हैं वो अभी मैं पूरा ये थ्योरेटिकल टॉपिक खत्म कर लूं तो वो सब बाद में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिलहाल इसमें केवल थ्योरेटिकल टॉपिक मैंने कवर किया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।